हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिम्मत सिंह और आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीआरपीसी का लेक्चर 1, जिसमें हम 2 सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सीआरपीसी का पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देख लेते हैं। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को अलग से बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। इसको अलग से बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आईपीसी के अंदर सिर्फ अपराध और अपराध के ऊपर मिलने वाली सजा का प्रावधान किया गया। इसमें प्रोसीजर के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया। इसके कारण क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की अलग से व्यवस्था करनी पड़ी। सिविल मामलों का प्रोसीजर सीपीसी के अंतर्गत होता है और क्रिमिनल मामलों का प्रोसीजर सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। सीआरपीसी के अंतर्गत 37 अध्याय हैं और 484 धाराएं हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का सेक्शन 1 ये बताता है कि इस प्रक्रिया को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 कहेंगे और इसका सब क्लॉज बी ये बताता है कि ये जम्मू कश्मीर, नागालैंड के आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह लागू होगा, लेकिन 370 हट जाने के पश्चात अब ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। नागालैंड राज्य या आदिवासी क्षेत्रों में जहां ये लागू नहीं है, उन राज्यों की राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर सीआरपीसी को वहां लागू कर सकती हैं, सीआरपीसी के किसी नियम को वहां लागू कर सकती है। अब सेक्शन 1 के सब क्लॉज सी के अंतर्गत बताया गया है कि ये 1 अप्रैल 1974 से अधिनियम लागू होगा। 1 अप्रैल 1974 के बाद से ये अधिनियम लागू है। हमारी धारा 1 का यहाँ पे समापन होता है। अब हम पढ़ते हैं धारा 2। धारा 2 के अंतर्गत कुछ शब्दों को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि सेक्शन 2 की 1 के अंतर्गत बताया गया है कि जमानती अपराध कौन से होते हैं। जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें गैर संज्ञेय अपराध आते हैं और इसमें जमानत मिल जाती है। दूसरा चार्ज बी, सेक्शन 2 का बी, चार्ज से तात्पर्य यहाँ पे यह नहीं है कि पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाया जाना। इसका तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट जब किसी व्यक्ति पर लगे गए चार्ज के बारे में बोलकर बताता है तो उसे यहाँ पे चार्ज बताया गया है। अलग से इसकी ऐसे कोई खास डेफिनेशन नहीं बताई गई है। अब इसका आता है सी, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध सेक्शन 2C के अंतर्गत बताया गया है। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। गैर संज्ञेय अपराध हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब आता है डी, शिकायत। शिकायत से तात्पर्य यहाँ नहीं कि पुलिस के पास शिकायत का सीआरपीसी में तात्पर्य मजिस्ट्रेट के पास में बोलकर या लिखित तौर पर की गई शिकायत। इसमें पुलिस द्वारा की गई शिकायत को मान्य नहीं किया गया, लेकिन गैर संज्ञेय अपराध में जहाँ जांच करने के बाद अगर पुलिस अधिकारी द्वारा कोई शिकायत न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो उस पुलिस अधिकारी को शिकायतकर्ता माना जाएगा। सेक्शन 2 का ई में उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है। उच्च न्यायालय की कोई विशेष परिभाषा अलग से ऐसे नहीं दी गई, लेकिन उच्च न्यायालय क्या है, उसके क्या विशेष अधिकार है, इस बारे में हल्का फुल्का बताया गया। अब आता है एफ, भारत। भारत का अंतर्गत यहाँ पे ये बताया गया कि सीआरपीसी जहाँ जहाँ सीआरपीसी लागू होगी उस क्षेत्र को भारत माना गया है। लेकिन अब आप में से बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि नागालैंड के आदिवासी क्षेत्रों में ये लागू नहीं होती तो क्या भारत नहीं होगा? जी नहीं, वो अपवाद है। अब इसका सेक्शन 2 का जी, पूछताछ। पूछताछ से तात्पर्य मजिस्ट्रेट द्वारा की गई पूछताछ से है। कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए की गई पूछताछ से। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ का तात्पर्य सीआरपीसी की पूछताछ से नहीं है। अब है जांच। जांच की जाती है पुलिस के द्वारा। एच, जांच। सेक्शन 2H, जांच के बारे में बताया गया है। किसी भी साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को जांच कहा जाता है और ये जांच पुलिस के द्वारा कहा जाता है। इसे इंक्वायरी कहते हैं इंग्लिश में। सेक्शन 2I, न्यायिक कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई से तात्पर्य न्यायालय में होने वाली हर कार्रवाई को न्यायिक कार्रवाई नहीं कहा जाता है। न्यायिक कार्रवाई से उसे कहा जाएगा जिसमें साक्ष्य लेने या फिर शपथ लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे न्यायिक कार्रवाई कहा गया है। सेक्शन 2 का जे, इसमें स्थानीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। स्थानीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट का किस स्थान विशेष तक उसके न्याय
न्यायाधिकार करने की उसकी क्षमता है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। के महानगरीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब एल गैर संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध हमने धारा 2C के अंतर्गत पढ़े थे, जिसके अंदर पुलिस बिना वारंट के भी अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। इसी में गैर संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सेक्शन 2 का एम अधिसूचना का तात्पर्य हमने पहले हमारी किसी क्लास में पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में, और अधिसूचना एक सामान्य शब्द है जो कि बार बार उपयोग में आता है। अधिसूचना का तात्पर्य सरकारी राजपत्र में प्रकाशित सूचना से है, जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने सरकारी राजपत्र में जारी करती है। अब सेक्शन 2 का एन अपराध के बारे में डिस्क्राइब किया गया। अब अपराध एक काफ़ी अपने आप में काफ़ी बड़ा विषय है, इसके ऐसे स्पष्ट तौर पर परिभाषा नहीं है, लेकिन अपराध उसे माना गया है जो किसी कानून की नज़र में दंडनीय है, जिसके बारे में किसी कानून के अंतर्गत उसे नहीं करने को कहा गया है। ऐसे कार्य करने पर उसे अपराध कहा जाता है और उसके लिए सजा का प्रावधान भी किया जाता है। अब सेक्शन 2 का ओ पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है। पुलिस स्टेशन के प्रभारी से तात्पर्य जो पुलिस स्टेशन की कार्रवाई संभाले, रिपोर्ट लिखे, यह कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी ही हो सकता है, उसके कांस्टेबल पुलिस स्टेशन का प्रभारी नहीं हो सकता है। सेक्शन 2 का पी, इसमें स्थान विशेष के बारे में बताया गया है कि स्थान कौन सा है। स्थान विशेष से तात्पर्य कोई घर, कोई मकान, कोई विमान, कोई वाहन, कोई तंबू आदि विशेष चीज़ों को स्थान के अंतर्गत लाया गया है। सेक्शन 2 के क्यू का वकील के बारे में बताया गया है। वकील अधिवक्ता कौन है। वकील अधिवक्ता मुझे नहीं लगता कि इसकी अलग से किसी प्रकार से परिभाषा देने की ज़रूरत है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 के आर में बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं। पुलिस रिपोर्ट का तात्पर्य पुलिस द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई सूचना से है। अब सेक्शन 2 के एस निर्धारित के बारे में बताया गया। निर्धारित क्या होता है। सेक्शन 2 के टी के बारे में बताया गया कि लोक अभियोजक कौन है। लोक अभियोजक से तात्पर्य सरकार द्वारा धारा 24 के अंतर्गत नियुक्त किया गया कोई भी सदस्य लोक अभियोजक कहलाया जाएगा। अब सेक्शन 2 के डब्ल्यू में यह बताया गया है कि समन मामले क्या होते हैं। समन मामले से तात्पर्य ऐसे मामले जिनमें वारंट जारी नहीं किया जा सकता है, ऐसे मामले को समन मामले कहा जाता है। अब सेक्शन 2 के एक्स के अंदर बताया गया है कि वारंट केस क्या होता है। वारंट केस से तात्पर्य ऐसे कोई मामले जहां या तो मृत्यु दंड की सजा हो, या आजीवन कारावास की सजा हो, या 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा हो, ऐसे मामलों को वारंट केस कहा जाता है। ये हमारा आज का लेक्चर 1 था, जहां हमने 2 सेक्शंस पढ़े, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सीआरपीसी कहाँ लागू होती है, कब लागू हुई और इसको क्या कहा जाता है, किन किन क्षेत्रों में ये लागू नहीं हुई। सेक्शन 2 में हमने कुछ विशेष शब्दों को जो डिस्क्राइब किया गया है उनके बारे में पढ़ा था। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के सेक्शन देखेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम रोज़ इस विषय पे एक ना एक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।